हाय मित्रों, हर हर महादेव, सादर प्रणाम। अगर आप एक टू व्हीलर या थ्री व्हीलर के डीलर हैं और काफ़ी समय से बिजनेस चला रहे हैं और अब उस बिजनेस में सर्टेन आपको ग्रोथ नहीं दिख रहा है या अब आपको लग रहा है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया है और सेल्स और सर्विस में काफ़ी डिफरेंसेस है। मे बी हो सकता है कि किसी महीने में सेल्स का फिगर ज़्यादा बढ़ता है, किसी महीने में सर्विस का, और दोनों में कहीं न कहीं गैप है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, ये जो भी बिजनेस है डीलरशिप लेवल का, या आप किसी भी कंपनी के एथोराइज्ड डीलर हैं, चाहे थ्री व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, और आप एक आउटलेट रन कर रहे हैं जिसपे में भी आपके पास 2-3 से ज़्यादा भी आउटलेट हो सकता है, या कभी कभी किसी के पास सिंगल डीलरशिप भी होती है जहाँ पे वो तीनों फैसिलिटी सेल सर्विसेज पे काम करते हैं। और होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो शुरू में जब बिजनेस नया होता है तो उस समय आदमी काफ़ी जोश से काम करता है, डीलर भी काफ़ी डेडिकेट रहते हैं और सेल्स टीम भी रहती है, तो सेल्स टीम बहुत चार्ज रहती है और कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टू व्हीलर या थ्री व्हीलर बेचे। बट कुछ समय के बाद जब बिजनेस 3-4 साल 5 साल पुराना हो जाता है और रिपोर्टिंग बढ़ जाती है, चाहे सेल्स की फिगर बढ़ जाती है और इस वर्कशॉप में सर्विस की रिपोर्टिंग बढ़ जाती है, और कहीं न कहीं जो एक्सटेंशन है मैन पावर को लेकर के, चाहे सेल्समैन को लेके हो या चाहे वर्कशॉप में टेक्नीशियन को लेके हो, या जॉब कार्ड बनाने वाले सुपरवाइजर पे हो, फ्लोर सुपरवाइजर पे हो, फ्रंट सुपरवाइजर पे हो, या स्पेयर पार्ट मैनेजर की हो, एंड ऑफ द डे जब पूरा बिजनेस ग्रोथ पे आ जाता है और जब लगता है कि अब वो सर्टेन टाइम आ गया कि जहाँ पे चीज़ों को फोकस होके करना है और वहाँ पे टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं तालमेल नहीं बैठ पाता है और चीज़ें धीरे धीरे डे बाई डे बिगड़ने लगती हैं और जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो किसी को लेकर के मेरा था कि मैं वीडियो बनाऊं जो आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। हो सकता है इससे आपको कहीं न कहीं कोई स्पार्क नज़र आए और इसके थ्रू आप अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाए या कुछ आपको सीखने को मिले, तो शायद मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इसमें देखा जाता है कि जब हम कस्टमर एंड ऑफ द डे जो भी हमारा जो फर्दर ग्रोथ बिजनेस का होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं जब एक पीक पे जाता है या एक सर्टेन लेवल पे जाता है जहाँ पे हमारा कस्टमर का डाटा बेस होता है, हमारे पास पुराने कस्टमर्स होती हैं जो हमारे रेगुलर डीलरशिप पे, चाहे वो सेल्स के लिए हो या वो वर्कशॉप में सर्विस के लिए हो, विजिट करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें वहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टमेटिक कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है ना, ज़रूरत है। जहाँ पे शोरूम के अंदर है तो कोई शोरूम मैनेजर होगा, उसके नीचे उसकी पूरी टीम होगी, वो शोरूम के मैनेजर का डेडिकेशन के साथ काम करना, साथ में टीम के साथ रिव्यू मीटिंग करना और महीने का जो भी प्लान लेना और उसको एग्जीक्यूट करना। सिर्फ वही वर्कशॉप की बात है कि वहाँ पे भी जो भी GM है या जो भी मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ें हैं, चाहे ऑनर लेवल पे है, तो नीचे की टीम का पूरा वीकली या मंथली रिव्यू करना, टारगेट डिसाइड करना और उस पैटर्न पे काम करना, और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल है उसके लिए अलग ढंग से अलग तरीके से रिव्यू करना और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को मद्देनजर रखते हुए आगे फर्दर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करना, जो कि कस्टमर के बेटरमेंट में और जो कस्टमर चाहता है हम वो डिलीवर कर सके। तो उस केस में क्या होता है कि कहीं न कहीं आज हम वर्कशॉप और शोरूम को तो मैनेज कर लेते हैं, दोनों में तालमेल भी बैठ जाता है, बट एक सेक्शन होता है PDI का। PDI प्री डिलीवरी सेक्शन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जैसे जैसे सेल्स में ग्रोथ होती है ना, मतलब आज किसी डीलरशिप पे 100 गाड़ी बिक रही हो, 200 पे आता है, 300 पे आता है, 500 पे आता है, तो वहाँ पे एक बड़ा हब हो जाता है जहाँ पे उसको बहुत लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल को स्टोर करना पड़ता है। और जब व्हीकल स्टोर करना पड़ता है और उनकी PDI के लिए भी हमें सर्टेन टेक्निक्स चाहिए होते हैं। उनकी स्टार्टिंग में गाड़ी 50 बिक रही है, 60 बिक रही है, 30 से नीचे बिक रही है, तो वहाँ पे 1 या 2 टेक्नीशियन ईजिली गाड़ी की PDI कर लेते हैं और प्रॉपरली डिलीवर भी कर सकते हैं। जहाँ पे एक बड़े लेवल पे PDI के अंदर काम करने की जरूरत होती है, बड़े सेटअप की जरूरत होती है, तो वहाँ हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। और होता क्या है कि जब हम गाड़ी को डिलीवर कर देते हैं या बेच देते हैं तो उसके कुछ सर्टेन मतलब प्री सर्विस से पहले ही गाड़ी पे प्रॉब्लम आ जाती है और कस्टमर इन्वाइट होता है। तो और जहाँ पे PDI सेक्शन अच्छा होता है, जिस डीलरशिप पे PDI स्ट्रांग होती है, काफ़ी चेक करते हैं, थ्योरेटिकल चेक करते हैं। ऑल्दो की गाड़ी जब प्लांट से आती है तो इंस्पेक्शन होकर के ही आती है, फिर भी मैन्युफैक्चरर एक स्कोप छोड़ देते हैं PDI का, जो कि डिलीवरी से पहले कस्टमर के एंड पे, कस्टमर के हाथ में देने से पहले गाड़ी को इंस्पेक्शन करना होता है। वो हर पहलू पे चेक करना होता है, गाड़ी की इंजन से लेकर के उसके हर एक परफॉर्मेंस पे, नॉइस को लेकर के, कंफर्ट को लेकर के, सो दैट कि कस्टमर
गाड़ी ले तो सीधे वो वर्कशॉप में फर्स्ट सर्विस पे आए, या उसको उसके ड्यूरेशन में 1000-1500 किलोमीटर या फर्स्ट सर्विस के पहले कोई ऐसा मेजर फेलियर है, कोई डिफेक्ट मिली जिससे वो कस्टमर कहीं कहीं डिससेटिस्फाइड हो। तो ये पीडीआई का मेन रोल रहता है। और जब गाड़ी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा होने लग जाती हैं और वर्कशॉप में करीब पर डे की कम से कम 50 या 60 गाड़ी की रिपोर्टिंग आने लगती है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत है कि हम टीम को एनालिसिस करें और देखें कि क्या जहाँ पे सुबह गाड़ी, क्योंकि अगर 25 या 50 गाड़ी या 50 गाड़ी से ऊपर वर्कशॉप में रिपोर्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे मॉर्निंग में जॉब कार्ड बुक करने के लिए कम से कम 10 गाड़ी पे कम से कम एक सुपरवाइजर तो चाहिए जो गाड़ी को जॉब कार्ड बना सके। और जॉब कार्ड बनाना इज नॉट ए सिंपल टास्क ना। ये कोई जॉब कार्ड क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करता है, डायग्नोज करता है, पहले हर चीज़ों को चेक करता है, पूछता है और फिर अपने अकॉर्डिंगली वो अपने नोट पैड पे उसको नोट करता है और अकॉर्डिंगली ही इज गिविंग ओपिनियन एंड जो भी प्रिस्क्रिप्शन देना। तो ऐसी जो सुपरवाइजर है जो गाड़ी का बुकिंग ले रहा है, मॉर्निंग में कस्टमर की गाड़ी बुक कर रहा है और कस्टमर अपना वॉइस नोट जब उसको देता है कि गाड़ी में क्या डिफेक्ट है, कब से प्रॉब्लम आ रही है, अपार्ट फ्रॉम की रेगुलर सर्विस जो रूटीन सर्विस होनी उससे हट के भी कस्टमर की कोई दिक्कत है तो उसको जो सुपरवाइजर जॉब कार्ड बुक करता है, जो जॉब कार्ड बनाता है, तो उसी को वही एड्रेस करता है ना सारी कंप्लेंट्स को और लिखता है। और क्योंकि सुपरवाइजर स्वयं में टेक्निकल है, वो ITI होल्डर है या बीटेक है या डिप्लोमा होल्डर, ही इज ए स्किल्ड पर्सन ना, ही उसको प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो वो गाड़ी को चला के भी दिखता है कि कस्टमर ने ऐसा बोल दिया कि कहीं वो कंप्लेंट प्रोसेस करती है या जो फीडबैक कस्टमर का है वो रियली है या नहीं है, या उसका कुछ मिथ्य है या कुछ अलग ही वो सोच रहा है और गाड़ी चलाने कुछ और आ रहा है। तो जॉब कार्ड बनाने में टाइम लगता है। रेगुलर जॉब कार्ड तो इजीली बन जाते हैं, एक घंटे में आदमी 10 जॉब कार्ड बना सकता है, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर डायग्नोज करके जॉब कार्ड बनाने की बात है तो वहाँ पे टाइम लगता है फ्रंट सुपरवाइजर को ना। तो ऐसे ही जहाँ पे 200 गाड़ी की रिपोर्टिंग है वहाँ पे अगर मैकेनिक इनफ है और जो सुपरवाइजर वो भी इनफ है, तो उनको टाइम दे करके जॉब कार्ड को बुक करना चाहिए। और जब वर्किंग में जॉब कार्ड आता है, जो प्योरिटी डिसाइड होती है, जो सुपरवाइजर डिसाइड करता है कि नहीं इनकी गाड़ी का डिलीवरी कमिटमेंट ये है, वो है, जो भी है XYZ, तो वो जो फ्लोर सुपरवाइजर है या जो पूरा सिनेरियो है बिलिंग से लेकर के कस्टमर के एंड पे कॉल करना, अपडेट करना, तो उसमें जो भी जॉब कार्ड के थ्रू काम हो उसमें फ्लोर सुपरवाइजर को चाहिए कि जो भी जिसने जॉब कार्ड बुक किया, जिस टेक्नीशियन ने बुक किया, वो उसका कंसर्न ले कि मैकेनिक को उसने क्या इंस्ट्रक्शन देना है या कस्टमर से क्या पूछा था। और गाड़ी जब रिपेयर कर लेता है टेक्नीशियन, जब उसको सारी कंप्लेंट को एड्रेस कर लेता है, प्रॉपर्ली उसकी सर्विस कर देता है, तो उसका जो फाइनल ट्रायल है उसको उसी सुपरवाइजर को लेना चाहिए जिसने मॉर्निंग में गाड़ी बुक किया था। तो उससे क्या होगा कि जो उसने कंप्लेंट सुबह एड्रेस किया उसने चला के देखा और फाइनल डिलीवरी करते समय जो चला के देखा तो वो प्रॉपर्ली डायग्नोज कर पाएगा और उस जॉब कार्ड पे जो कस्टमर का उसने जॉब कार्ड बुक किया था उस पर अपने नोट्स भी लिख पाएगा। मे बी कभी कुछ सर्टेन चीज़ें हो पाती, कोई चीज़ पेंडिंग रह जाती, मे बी कोई ऐसा स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट है जिस स्पेयर पार्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो एटलीस्ट सुपरवाइजर उस पॉइंट को नोट करके कि बिकॉज ऑफ दिस स्पेयर पार्ट योर व्हीकल इज नॉट सपोज टू बी दिस एंड दिस कंप्लेंट एंड दिस सपोज टू बी टेकन केयर इन नेक्स्ट सर्विस या नेक्स्ट 5 to 10 days में जब भी वापस लेके आए पार्ट्स अवेलेबल हो जाएगा तो उसको दे सकता है। तो इस तरह से अगर हर कस्टमर को हर टीम के मेंबर एड्रेस करें, जितने भी लोग फ्रंट सुपरवाइजर हैं जो जॉब कार्ड बना रहे हैं वो अपने अपने कस्टमर को एड्रेस करें, तो हर किसी के पास एक सर्टेन फैमिली के पास उनका अपना खुद का डाटाबेस होगा कस्टमर्स का ना। क्योंकि जब अभी क्या सिनेरियो होता है कि गाड़ी का जॉब कार्ड कोई और बुक करता है, रिपेयरिंग कोई और करता है, चेक कोई और करता है, डिलीवर कोई और करता है, और एंड ऑफ द डे जब कस्टमर बोलता है मैंने तो लिखवाया था वो काम हुआ ही नहीं, तो वो जिसने लिखा था वो पिक्चर से बाहर हो गया और जिसने नहीं लिखा वो सारा उसने काम कर दिया। तो अभी जो सिनेरियो है कहीं न कहीं मैसअप है, उस मैसअप के होने की वजह से इसके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट आ जाते हैं, जहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कस्टमर इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे वर्कशॉप में मिसमैनेजमेंट हो जाता है और चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से काम किया जाए कि फ्लोर सुपरवाइजर अपना काम करे, टेक्नीशियन अपना काम करे और जो फ्लोर पे जो गाड़ी डायग्नोज करता है अपना काम करे और जो फाइनल इंस्पेक्शन करता है चाहे वो किसी की मदद से हो वो अपना काम करके प्रॉपर डायग्नोज करके चीज़ों को हैंड ओवर करे। और अगर जो PDI का सेक्शन है जहाँ पे PDI भी होती है तो वहाँ भी टेक्नीशियन चाहिए होते हैं, वो भी गाड़ी को प्रॉपरली चेक करते हैं। तो आज जहाँ पे एक तो गाड़ी की PDI करनी वहाँ से चलो ठीक है, नॉर्मल जनरल टूल इक्विपमेंट से काम चल जाता है, फ्लोर के ऊपर रख के भी मोटरसाइकिल चेक हो सकती है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा, एक दिन में कम से कम 10 गाड़ी PDI हो रही है, 15 हो रही है, तो उनको भी वर्कशॉप के जैसा ही सेटअप PDI में लगाना चाहिए।
क्योंकि वहाँ भी सर्टेन कंपोनेंट को खोलना पड़ता है, उसको बंद करना पड़ता है। तो और वर्कशॉप में क्या है कि वर्कशॉप में तो आफ्टर रिपेयर ये सब चीज़ें सेल के बाद चीज़ें आती है कंसर्न में, और सर्विस में काम होता है। बट यहाँ पे भी कंपोनेंट खुलते हैं। तो आज के समय में अगर हम पीडीआई को भी सीरियसली लें और वहाँ भी इक्विपमेंट का हम यूज़ करें और इक्विपमेंट पे ही काम करें, वहाँ पे भी हम अपनी बेस के तरह से काम करें और चीज़ों करें, तो पीडीआई की भी प्रोडक्टिविटी निकल सकती है और एक अच्छी पीडीआई करके हम कस्टमर को दे सकते हैं। और उसमें भी क्वालिटी की, जो गाड़ी की डिलीवरी क्वालिटी है या जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल है कस्टमर का, वो इंक्रीज हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि जो प्रोडक्ट नॉलेज इन द सेंस, जो बहुत मैकेनिक जो है कि रेगुलर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं ले पाते, ट्रेनिंग पे नहीं जा पाते हैं, वो जो पीडीआई में जो टीम काम करती है टेक्नीशियंस की, हम उन दोनों की मीटिंग करें, मंथली करें, एनुअली करें, या जब भी आप कोई रिव्यू मीटिंग करें और हम वर्कशॉप के लेकर के कुछ प्लान करें, तो हमें चाहिए कि जो पीडीआई करने वाले टेक्नीशियंस है उसको भी साथ में रखें। क्योंकि जो भी नई गाड़ी आती है या नया मॉडल आता है, पहले पीडीआई के हाथ जाता है ना, वो टेक्नीशियन के हाथ जाता है, और उनको भी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनके नॉलेज केसेस पहले आते हैं, तो उनको भी हम वर्कशॉप के रिपोर्टिंग, वर्कशॉप के रिव्यू मीटिंग के में अगर अपने साथ रखें, उनको भी हम एजुकेट करें या उनका भी ओपिनियन ले, तो वहाँ से भी एक अच्छा कस्टमर सर्विस, जो भी जो एंड यूज़र या जो समझने की जो मैकेनिक टेक्नीशियंस है, उनका व्यू पॉइंट भी हम ले सकते हैं और उस पर हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये तो हो गया हम वर्कशॉप को बेटर वे में करने का कैसे कैसे क्या रहेगा, और उसके हिसाब से जो स्पेयर पार्ट डिवीजन है, अपना स्पेयर पार्ट की जो भी इन्वेंट्री है कैसे मेंटेन करना है, नहीं करना है, को रिव्यू करें। और एक जो लूप होल है आज की डेट में कि जो सीनियर मैनेजमेंट होता है, जैसे जीएम सर्विस हो गया या कोई अपर लेवल के लोग हैं, तो उनको भी रेगुलर प्रोडक्ट नॉलेज देने की ज़रूरत है। जहाँ पे टेक्नीशियन, सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे डाउन दी लाइन प्रोडक्ट नॉलेज या ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जीएम लेवल के लोग, जीएम लेवल पे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए और उनको भी जाके कंपनी में प्रोडक्ट नॉलेज लेनी चाहिए। क्योंकि जब कस्टमर कोई कंप्लीट करता है या कस्टमर कभी टॉप मैनेजमेंट को कंप्लेन लिखता है, तो वहाँ पे जब टॉप मैनेजमेंट उसके साथ बैठ के डील करता है, तो वो मैक्सिमम हेल्प लेता है डाउन दी लाइन टीम का ना। अगर अपर लेवल पे ही प्रोडक्ट नॉलेज हो, उसको पास इतनी नॉलेज है, तो जो टेक्नीशियन जो फीडबैक देगा, जो उसके सुपरवाइजर फीडबैक देंगे या जो उसका जीएम वर्कशॉप फीडबैक देगा, उसको प्रॉपरली डायग्नोज कर पाएगा, उसकी फीलिंग को समझ पाएगा क्या कहना चाहता है और किस लेवल की कंप्लेन है, उसके साथ जो भी डाइवर्सल इफेक्ट होंगे वो क्या होंगे और क्यों जरूरी है, अभी क्यों उस पर एक्शन लेना है, तो और प्रोडक्ट फीडबैक क्या है, वारंटी क्लेम कितने हो गए, क्यों क्लेम निकले, और कंपनी से जो उस लेवल पे मुद्दे पे बात करना, कोऑर्डिनेट करना, वारंटी क्लेम को रिड्यूस करना, डिफेक्ट्स को रिड्यूस करना, वर्कशॉप में जितनी कंप्लेंट्स आ रही है उसको मिनिमाइज करना। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो मे बी एक डीलरशिप का नेटवर्क बहुत अच्छा बढ़ सकता है। वहाँ पे टीम वर्क स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जब हर कोई काम अपना अपना डिफाइन करेगा, जो सुपरवाइजर अपनी गाड़ी बुक करेगा, और जब बुक करने के बाद जब फ्लोर पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा, जो अपनी गाड़ी को इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा, और वही अपने कस्टमरों से कम्युनिकेट करेगा, और जब उसका बिलिंग होता है तो बिलिंग के टाइम भी वही उसके साथ खड़ा होगा। तो ये सब प्रोसीजर्स कहीं न कहीं एक क्वालिटी ऑफ सर्विस को डिनोट करता है कि जो एक बेस्ट, मतलब फर्स्ट टाइम राइड की बात है ना, कि गाड़ी बुक की और जब कस्टमर लेने आया तो वो चीज़ों का इम्पैक्ट अच्छा होगा। ऐसा सर्कमस्टेंस जहाँ भी रहेंगे तो कस्टमर क्या है, वहीं से गाड़ी लेना पसंद करेगा जहाँ पे इतनी अच्छी सर्विस मिल रही है। अदरवाइज जहाँ देखेगा सर्विस सही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम तो हो सकता है कि शोरूम के अच्छे अट्रैक्शंस के में आकर के वो जाकर के गाड़ी खरीद ले, या कोई अच्छा सेल्समैन ने उसने उसको अच्छे समझाया तो ले ले। बट फर्दर जगह उसको रीसेल पे जाना है, तो या सेकेंड गाड़ी के ऑप्शन जाना, तो वहीं पे लेगा जहाँ से कि सर्विस अच्छी है। और सर्विस को एक दिन की तो है नहीं, ये तो डेली का जर्नी है, डेली प्लान है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो मे बी उस डीलरशिप की ग्रोथ कोई रोक ही नहीं सकता, और इससे अच्छा टीम नेटवर्क कुछ हो भी नहीं सकता। तो उस टीम नेटवर्क में जहाँ भी हमें मीटिंग की बात हो कि रिव्यू मीटिंग करना है, उसमें दोनों टीमें साथ होनी चाहिए, चाहे सेल्स की हो चाहे सर्विस की, क्योंकि दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सेल्स मैनेजर, सेल्स टीम में जब घर से निकलती है तो उसका पूरा फोकस सेल्स को लेकर रहता है कि नहीं आज इतनी गाड़ी बेचना है, और सुबह रास्ते में भी कस्टमर का फोन आ जाए तो सोचता है कि मेरे लिए तो बड़ा ही सौभाग्य की बात है, और वो उस जो भी है
कस्टमर की नीड को सुनता है, और चाहे उस मतलब कार में आ रहा है या बस में आ रहा है या मेट्रो ट्रेन में किसी से भी ड्राइवर में आ रहा है, तो वो सोचता है कि पहुँचते पहुँचते मैं इस सेल को कन्वर्ट कर दूँ या कस्टमर को बुला लूँ, आज मेरी सेल पक्की है। ऐसे ही वर्कशॉप में भी जो मैकेनिक है, अगर वो प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाइड है और उसको हम एक इन्वायरमेंट में दे काम करने के लिए, तो वो मैकेनिक भी अपने कस्टमर को सुबह फ़ोन कर सकता है कि आज मैं आ रहा हूँ सर, और आप गाड़ी कहाँ पे है, और उससे बात करें। तो होता क्या जनरली हम वर्कशॉप के सिस्टम को इतना मैसअप कर देते हैं और हम किसी की फीडबैक को लेते नहीं है। तो टेक्नीशियन अलग पैटर्न पे काम करता है, और जो टेक्नीशियन का जो फोरमैन है वो अलग पैटर्न पे काम करता है, और जो जीएम है वो अलग पैटर्न पे काम करता है। तो कहीं कहीं कंफ्यूजन की स्थिति निर्माण हो जाती है ना। लेकिन अगर हम हर किसी को एक प्री इन्वायरमेंट दे काम करने का, हर किसी को उसका टारगेट दे और टारगेट अचीव होने पर उसको अप्रिशिएट करें, और तुम उसके चीज़ों को ख्याल रखें ना। देखिए चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कितनी तपती गर्मी होती है, लेकिन जो मैकेनिक है वो रीढ़ की हड्डी है पूरे बिजनेस का। अगर पूरा सीईओ देखा जाए तो ऑनर कार में बैठ के आते हैं, लग्जरी एंजॉय करते हैं। जो जीएम बड़ी लेवल पे लोग अपने केबिन में बैठ के एंजॉय करते हैं। बट जो धूप में और तपती गर्मी में काम करता है, ठंडी में काम करता है, वो टेक्नीशियन करता है। वो उसकी किस हालत में घर से आता है और आकर के जो 10 गाड़ी 15 गाड़ी 20 गाड़ी बुक है उनको प्रॉपरली सर्विस करके निकालता है, और हम उसको कभी ध्यान नहीं दे पाते। जहाँ उनके प्रमोशन की बात आती है या उनकी केयर की बात आती है, हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। बट हम उसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं, हम अपनी रीढ़ की हड्डी को नेगलेक्ट करते हैं। और होता क्या है कि स्पाइन प्रॉब्लम सबसे खतरनाक प्रॉब्लम होती है। आदमी हर प्रॉब्लम को झेल सकता है, बट स्पाइन प्रॉब्लम हो जाने के बाद क्या रहता है, वो जब सर्जरी हो जाती है उसको समझ में आता है कि नहीं, मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक किया। तो जो हमारा वो वर्क जो हमारे लिए बहुत बेस का काम करता है, जो पिलर में ऐसी जगह खड़ा है कि उसके हटते सब कुछ पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। तो हम अगर उसको ख्याल करें, उसका ध्यान दें, उसके पहलुओं को समझे, तो आई थिंक हर मैकेनिक अगर 10 साल से काम कर रहा है, 15 साल से काम कर रहा है, तो एक मैकेनिक क्या महीने में अपने 20 कस्टमर बनाता है, तो 10 साल में कितना बनाया होगा आप बताइए। इस बात पे कभी ध्यान ही नहीं जाता है। ऐसी वर्कशॉप, ऐसा बिजनेस सेंटर जहाँ पे जो कस्टमर बेस्ड डाटा है, एक सुपरवाइजर या दो फ्लोर सुपरवाइजर है या जो फ्रंट सुपरवाइजर है जो गाड़ी का जॉब कार्ड बना रहा है, वो साल में अपने 50 कस्टमर नहीं बना सकता, तो वो फिर उसकी जॉब करने कोई फायदा नहीं। तो ऐसे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए ना, अपने काम से इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि बिजनेस फिर अपने आप आएगा, अपने आप अट्रैक्ट होगा। हमें सिर्फ सिस्टम में काम करने की जरूरत है, टाइमली रिपोर्टिंग की जरूरत है, और हम जहाँ पे हमें लगे ठीक है कस्टमर लेट हो गया, रात को थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, रुक क्यों डिलीवर कर रहे हैं, तो वो इस बात को अंडरस्टूड करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कस्टमर की ये आपके अपने जीएम से क्या मैटर्स है, ये चार क्या करता है नहीं करता है, रुकने से क्या होगा, जाने से क्या होगा। लेकिन कस्टमर के लिए क्या है कि उसका काम उसके होते हुए हो गया, लेट रुक करके भी आपने डिलीवरी किया, वो उसको अप्रिशिएट करेगा। और ये चीज़ें जहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होंगी, तो वहाँ के इंटरप्रेन्योर जो मालिक है उनको भी समझना चाहिए, जो जीएम लेवल पे उनको भी इस पेन को समझना चाहिए, और पूरी टीम को बिठा के अगर काम करे और हर टीम को महीने में अप्रिशिएट करे, क्वार्टरली मीटिंग करे, और एनुअल में उनका एक डिकेड टुगेदर करके हर किसी को हम उसके बात को एक्नॉलेज करें और उसको अप्रिशिएट करें, और जो डिजर्विंग है उसको हम डिलीवर करें, तो आई थिंक बिजनेस ग्रो होगा। अगर इस सब में आपको कहीं कोई मिस्टेक नजर आए इसलिए माफ़ी मांगता हूँ, बट मेरे ख्याल से तो अगर बिजनेस को इस रूप में लिया जाए और हर छोटी छोटी चीज़ों को समझा जाए, तो कोई भी बिजनेस ग्रो होगा। बस हमारी लगन की ज़रूरत है कि हम इसको डेडिकेटली काम करें, तो बरकत कहाँ नहीं है। एक अच्छी बरकत के लिए अच्छी सोच होनी चाहिए, बट हम इसको डेडिकेटली ठान ले, तो बोलते ना कि मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। वो सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका दिनचर्या है। अगर हम इसको सही बना ले और डिसिप्लिन में रहे, तो हमारी जय निश्चित है, हमारी हाल कभी हो ही नहीं सकती। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।